वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन सिर्फ पर्यावरण का संकट नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति का नया युद्ध क्षेत्र है, जहां संसाधनों की लड़ाई और सत्ता का संघर्ष गहराता जा रहा है। दरअसल वैश्विक जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक मुद्दा बन गया है, जिसमें दुनिया भर के देशों के सामने कार्बन उत्सर्जन में कमी, पर्यावरणीय संरक्षण और आर्थिक विकास के संतुलन को बनाए रखने की चुनौती है। यह समस्या राष्ट्रीय सीमाओं से परे है, जिससे इसे हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ठोस नीतियों की आवश्यकता है। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि, बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में इजाफा जैसे प्रभाव केवल स्थानीय नहीं हैं, बल्कि वैश्विक समुदाय को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए हाल में COP29 में पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत एक वैश्विक कार्बन बाजार की स्थापना को औपचारिक रूप से अपनाया गया। पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत होगी वैश्विक कार्बन बाजार की स्थापना। इस कदम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सहयोग को सशक्त बनाना है, जिसमें देश एक दूसरे के साथ कार्बन क्रेडिट का व्यापार कर सकेंगे और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को अधिक प्रभावी ढंग से कम कर सकेंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि यह वैश्विक कार्बन बाजार कैसे काम करेगा और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई पर इसका क्या प्रभाव होगा, और कार्बन बाजार को लेकर भारत का दृष्टिकोण कैसा है। आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले जान लेते हैं COP29 के बारे में। COP29 अर्थात 29वां कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज इस वर्ष अजरबैजान के बाकू में 11 से 22 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अर्थात UNFCCC के तहत प्रतिवर्ष आयोजित होता है, जिसमें दुनिया भर के देश जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करते हैं और इसके समाधान के लिए कदम उठाते हैं। अजरबैजान की मेजबानी क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सफल आयोजन के अनुभव को देखते हुए बाकू स्टेडियम को इस वर्ष के आयोजन स्थल के रूप में चुना गया है। COP29 का मुख्य उद्देश्य पेरिस समझौते के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना और देशों को अपने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के नए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना है। सम्मेलन में स्वच्छ ऊर्जा पुनर्व्यवस्था और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की रणनीतियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा तकनीकी नवाचार, वित्तीय संसाधन और युवा एवं स्थानीय समुदायों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इस सम्मेलन का एजेंडा 2 सप्ताह का होगा, जिसमें प्रत्येक दिन विभिन्न विषयों जैसे जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन, वित्त और निवेश, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव विकास, खाद्य और कृषि, शहरीकरण तथा जैव विविधता पर केंद्रित होगा। COP29 पारदर्शी, निष्पक्ष और समावेशी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है, ताकि वैश्विक सामंजस्य स्थापित हो सके और एक हरित स्थायी भविष्य की ओर अग्रसर हो सके। वहीं पेरिस समझौता जो 2015 में हुआ का मुख्य उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और आदर्श रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना था। इस समझौते के तहत अनुच्छेद 6 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन में कमी को प्रोत्साहित करता है। यह 2 मार्ग प्रस्तुत करता है। पहला, अनुच्छेद 6.2 के तहत 2 देशों को द्विपक्षीय कार्बन व्यापार समझौता करने की अनुमति देता है। दूसरा, अनुच्छेद 6.4 के तहत एक केंद्रीकृत संयुक्त राष्ट्र प्रबंधित प्रणाली बनाता है, जिससे देश और कंपनियां कार्बन उत्सर्जन का व्यापार कर सकें। साथ ही वैश्विक कार्बन बाजार की स्थापना से आर्थिक और राजनीतिक समीकरणों पर प्रभाव पड़ेगा। विकसित देश, विशेषकर यूरोपीय संघ और अमेरिका, हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश कर चुके हैं और अब कार्बन क्रेडिट्स के लिए तैयार हैं। हालांकि इस बाजार में चीन जैसे विकासशील देश अपने उत्सर्जन को नियंत्रित कर पश्चिमी देशों के साथ संबंध मजबूत कर सकते हैं, जबकि रूस जैसे ऊर्जा प्रधान देश संतुलन साधने का प्रयास करेंगे। भारत ने भी पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 और वैश्विक कार्बन बाजार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। भारत ने पंचामृत योजना के तहत वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश कर कोयले पर निर्भरता घटाने का प्रयास कर रहा है। कार्बन बाजार से भारत को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है, जिससे वह स्वच्छ ऊर्जा में निवेश कर अपने विकास को हरित बना सकेगा। हालांकि वैश्विक कार्बन बाजार की स्थापना से कई चुनौतियां भी सामने आएंगी,
जैसे पारदर्शिता की कमी, नियमों की असमानता और कार्बन क्रेडिट्स के उचित मूल्य निर्धारण का अभाव आदि। साथ ही कई विकासशील देशों के लिए यह चुनौती होगी कि वे कार्बन बाजार में अपनी भागीदारी के साथ साथ अपने राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को भी पूरा कर सके। दूसरी ओर इस बाजार के माध्यम से उन्हें आर्थिक लाभ मिलने का अवसर मिलेगा, जिससे नई हरित परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। विकासशील देशों के लिए यह एक अनूठा अवसर है कि वे विकसित देशों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सके और हरित परियोजनाओं को आगे बढ़ा सके। भारत को भी इस बाजार में अपनी विकास आवश्यकताओं और जलवायु लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाना होगा, लेकिन इसे हरित परियोजनाओं में निवेश के साथ अपने विकास को हरित बनाते हुए लक्ष्य हासिल करने का अवसर मिलेगा। भारत के साथ अन्य विकासशील देश जैसे ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया भी इस बाजार से लाभान्वित हो सकते हैं। इन देशों के लिए कार्बन क्रेडिट्स की बिक्री एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत हो सकती है, जिससे हरित परियोजनाओं में निवेश किया जा सकेगा। ये देश विकसित देशों से अपने कार्बन उत्सर्जन घटाने की अधिक जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद रखते हैं और चाहते हैं कि यह बाजार निष्पक्ष और पारदर्शी हो। अंत में वैश्विक कार्बन बाजार की स्थापना COP29 का एक ऐतिहासिक निर्णय है, जो पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इस निर्णय के तहत देशों को कार्बन उत्सर्जन घटाने और हरित प्रौद्योगिकी में निवेश का अवसर मिलेगा। भारत के लिए यह बाजार एक बड़ा अवसर है कि वह अपने जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को हासिल करने के साथ साथ अपने विकास को संतुलित कर सके। वैश्विक राजनीति में इस बाजार के प्रभाव को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर देशों के बीच संबंधों का नया स्वरूप देखने को मिलेगा। अंततः वैश्विक कार्बन बाजार देशों को उनके उत्सर्जित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग करेगा और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को और मजबूत बनाएगा। तो चलिए व्यूअर्स, चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। वैश्विक कार्बन बाजार की स्थापना से अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, इसमें भारत की स्थिति का विश्लेषण करें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।